प्रिय बंधुओं, नमस्कार। गई रात मैं कनाडा से वापस गुरुग्राम आ गया और आज मैं अपने ही घर से अपनी उसी पुरानी सेटिंग से आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ। पिछले एपिसोड में मैंने बताया कि किस तरह मेरे पिताजी काबुल से भोई ब्राह्मणा, जो आज पाकिस्तान बॉर्डर पे है, वहाँ तक पहुँचा। उसी पे मेरे मित्र डॉक्टर सारस्वत ने एक प्रश्न भी पूछा और मेरे गांव के, उसी गांव में, क्यों गांव तो अभी है, वो एक लड़के ने जो कि आजकल सऊदी अरेबिया में काम करते हैं, उन्होंने उसका उत्तर दिया तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। आप महसूस करते हैं कि अभी तक कोई वहाँ आपको याद करने वाला है। तो इसलिए उसने उत्तर दिया कि भोई ब्राह्मणा और बड़ी ब्राह्मणा में कितना अंतर है। खैर, ये जो जगह मैंने बताई जहाँ टेम्परेरी पीरियड के लिए हम लोग 75 तक रहे, यानी कि ज़मीन मिली रही, लोगों को ये अंदाज़ा नहीं था कि 75 में फिर यहाँ की ज़मीन को छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन 75 की इमरजेंसी में पुराना जो कभी शायद ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम का निर्णय होगा, उसको इम्प्लीमेंट किया गया और उस पूरे गांव को समाप्त कर दिया गया था। आजकल वहाँ कैंटोनमेंट है। जब पिताजी आए तो जैसा मैंने बताया, वो काफ़ी थके हुए थे, काफ़ी उनको आने में कष्ट हुआ, काफ़ी समय लगा और उसके बाद फिर काफ़ी समय तक आर्मी के साथ घूमते रहे और फाइनली वो अपने ननियाल वालों के पास आकर के उसी गांव में, उनके ननियाल वाले एक्चुअली, उनके ननियाल का गोत्र जो है वो मनसोत्रा था, तो वो मनसोत्रों का विलेज था, लेकिन वो उन्हीं के बीच पले बड़े थे, तो फाइनली वो उन्हीं के पास, उन्हीं के साथ आ गए और अपने एक मामा के यहाँ पे रहने लगे। उनको वहाँ ज़मीन नहीं मिल सकती थी क्योंकि वो उस गांव के नहीं थे, तो उनको क्लेम वगैरह तो कुछ नहीं मिला, घर भी नहीं मिला, लेकिन वो वहाँ पे रहते रहे, हम भी रहते रहे पिताजी के मामा के घर में। आते ही वो बीमार पड़ गए, जैसे हमने बताया कि वो इतने बड़े सफ़र से और कष्टों से कृशकाय हो गए थे, सूख गए थे जैसे कहते हैं, और उसी में उनको ट्यूबरक्लोसिस का अटैक हो गया। उस ज़माने में ट्यूबरक्लोसिस का कोई उपाय नहीं था। एक एक्सरे लाहौर में उन्होंने करवाया था और एक अमृतसर में फिर एक्सरे करवा के आए, और दोनों एक्सरों के एग्जामिनेशन के बाद में डॉक्टरों ने उनको कहा ट्यूबरक्लोसिस है, और उनको कहा भी हमारे पास तो कोई इसका इलाज है नहीं, क्योंकि तब तक स्ट्रेप्टोमाइसिन उस एरिया में शुरू नहीं हुई थी एज ए ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो पिताजी ने अपने जो उनके अपने मामा थे उनको कहा कि मैं जम्मू जा कर के अपना इलाज करवाता हूँ। जम्मू में सरकारी हॉस्पिटल था, वहाँ पे जाके इलाज करवाता हूँ, क्योंकि वही एक बड़ा शहर डोगराओं के दिमाग में हुआ करता था, आज भी है और सत्यता में है। अगर डोगराओं का कोई शहर है तो वो जम्मू है, जिस पे हम प्राइड करते हैं या जिसको चाहते हैं, प्यार करते हैं, ममता करते हैं, तो वो शहर तो जम्मू ही है।
तो मेरे मामा जी ने कहा कि आपको जम्मू जाने की ज़रूरत नहीं है, जम्मू के पास ही एक वैद्य, क्योंकि हमारी मामी जो थी उनके गांव में एक काफ़ी मशहूर वैद्य हुआ करते थे जो पूरे जम्मू रीजन में बहुत मशहूर थे। उन्हीं की बिटिया से कालांतर में जाकर के मेरे भाई, मामा के बेटे भाई जो मेरे से बड़े थे, उनकी शादी भी हुई उनकी बिटिया के साथ में, और वो बात की बात है। तो उनका ये रहता था कि वो आते थे जब किसी भी गांव में, तो वो पेशेंट को अटेंड करते थे और पेशेंट को ठीक करके ही जाते थे, और तब तक वो उस गांव में जिस गांव का मरीज होता है वहाँ का पानी तक भी नहीं पीते थे, न पानी पीते थे न खाना खाते थे वहाँ से। यानी कि खाना खाने के लिए या बाकी आवश्यकताओं के लिए वो पड़ोस के गांव में जाएंगे और वहाँ किसी अपने जान पहचान वाले के पास ठहरेंगे। जिस गांव में जिस मरीज़ का वो इलाज कर रहे हैं उनका घर का या उनके गांव का भी कुछ अन्न नहीं लेते थे वो। उनके गुरु ने उनको ये शिक्षा दी थी कि जिस दिन तुम उसी गांव का या कोई पैसा ले लोगे वहाँ से या बदले में ट्रीटमेंट के कुछ भी ले लोगे तो आपकी ये विद्या आपको समाप्त हो जाएगी, आपका ये जो हाथ में गुण है ये समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए वो बहुत ध्यान रखते थे। वैद्य जी ने एक फॉर्मूला जिसमें 5 नदियों का पानी और कुछ 7 प्रकार की जड़ी बूटियाँ लिख करके हमारे मामा जी को दी। ये सब जड़ी बूटियाँ पहाड़ी इलाके में मिलती थीं और नदियाँ तो खैर सारी 5 वहीं आसपास ही हैं, लेकिन उन 7 जड़ी बूटियों को ढूंढने में उनको थोड़ा सा समय लगा, लेकिन वो सब ढूंढ लाए वैद्य जी की उपेक्षा अनुसार। वैद्य जी ने उनका उपचार किया। वो उपचार करने के बाद फिर गांव छोड़ के चले गए। इस प्रोसेस में 7-8 दिन लगे होंगे और बाद में वो चले गए। बोले फिर मैं दोबारा देखने इनको आऊँगा, ये दवाई आप नियमित रूप से इनको देते रहिएगा। तो 7 प्रकार की जड़ियाँ और वो 5 नदियों के पानी से बनी हुई दवाई के मेरे पिताजी लेते रहे और वो करीब 3 महीने में बिल्कुल स्वस्थ हो गए। और जैसे ही वो स्वस्थ हुए तो उस वक्त वो यंग थे, अच्छी उनकी हाइट थी 6 फुट और शरीर भी अच्छा था। तो उन पे वापस उनकी जो अपनी ओरिजिनल रंगत जिसे कहते थी, काफ़ी फेयर कलर के थे, तो वो सब उनको वापस वैसे हो गए। तब भी अचानक उनको एक टेलीग्राम आता है कि आप तुरंत पंजाब का, जो उस ज़माने के पंजाब का आखिरी रेलवे स्टेशन हुआ करता था लुहारू, राजस्थान साइड में गरेवाड़ी के आगे एक लुहारू नाम की जगह हुआ करती थी, जो उस वक्त एक बहुत ही छोटा गांव था, लेकिन वो वूल कलेक्शन के हिसाब से बहुत अच्छी जगह थी। वहाँ पे काफ़ी खटीक लोग रहा करते थे, हिंदू और मुस्लिम दोनों। और वो खटीक लोग जो हैं वो भेड़े पाला करते थे और बड़ी अच्छी क्वालिटी की वूल वहाँ हुआ करती थी। तो पिताजी बहुत खुश हो गए। पहले जाके उन्होंने पता चलाया कि उनको पता कैसे चला, तो जो पेनिसिल्वेनिया बेस्ड उनका ऑफिस था, वहाँ से निर्देश आया था लाहौर और बम्बे, कोई जो व्यक्ति डिस्प्लेस्ड हुए हैं पार्टीशन के कारण, उनको ढूंढ करके वापस नौकरियों में लगाएं। और उसी आदेश के कारण जो भी उनके ऑफिस के लोग थे उन्होंने ढूंढ के उनके गांव को निकाला और वहाँ पे टेलीग्राम भेजा। पिताजी वहाँ सीधे लुहारू आ गए
और लोहारू में आकर के उन्होंने काम शुरू किया। लोहारू का ऑफिस बहुत छोटा था, उसमें खाली पिताजी को इंचार्ज के नाम पे कह दीजिए, एक वहाँ उनके पास मुनीम जी थे जो सारा हिसाब किताब देखते थे, और एक हेल्पर उन लोगों के पास, तो 3 लोगों का ही सिर्फ स्टाफ था। पिताजी का काम क्योंकि ज़्यादा घूमने फिरने का रहता था, बाहर जाना, वहाँ से वूल देखना, कलेक्ट करना, पोहा वगैरह उनको सेटल करना, फिर उनको पेमेंट करवाना वगैरह सब जो है, तो खाली एकमात्र वही थे जो व्यस्त थे उसमें, बाकी सब वही 2 लोग ऑफिस में रहा करते थे। कुछ समय बाद क्योंकि अब मेरी उम्र थोड़ी सी ठीक हो गई थी और मेरे छोटे भाई भी थे, तो ये संभव नहीं हो रहा था कि मेरी मदर जो अकेली थी और उनको सिबोरिया की, स्कैल्प सिबोरिया की उसी पीरियड में, क्योंकि कहीं कभी नहाते थे कभी नहीं नहाते थे, उतना ज़्यादा हाइजीनिक उस भाग दौड़ में नहीं रह पा रहा था, तो उनको वह सिबोरिया बहुत ही भयंकर रूप से हो गया और वो काफ़ी उसके कारण बीमार सी रहने लगी। इसीलिए तय हुआ कि जो छोटे बच्चे हैं, भाई हैं, वो तो रहेंगे वहीं पे, और मैं क्योंकि थोड़ा बड़ा हूँ तो पिताजी के साथ में चला जाऊँगा। तो मैं लोहारू आ गया। लोहारू में कोई स्कूल नहीं था उस वक्त। अब तो मैंने गाड़ी से देखा एक दिन कि लाहौर का लोहारू काफ़ी बड़ा टाउन शहर बन गया है, पर उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था। 48 रहा, 9 रहा होगा, 50 रहा होगा, अब समय मेरे को याद नहीं, पर निश्चित रूप से 1951 से पहले की बात है, 50 या 49 रहा होगा। वहाँ से फिर इसलिए कह रहा हूँ कि 50 में फादर साहब का फिर वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया सीकर, और मेरा स्टे वहाँ पे बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छे मित्र बन गए वहाँ पे बच्चे लोग, दिन भर जंगलों में घूमना और मौज मस्ती मारना, और खटीक के बच्चों, खटीक जो लोग थे उनके बच्चों के साथ में मैं काफ़ी मिल जुल गया था। और एक मुझे बहुत फ़ायदा भी हुआ, जो हमारे ऑफिस के मुनीम थे वो इंग्लिश और हिंदी अच्छी कमांड थी उनके। अब दिन भर में इधर घूमता घामता रहता था, तो वो एक दिन में कम से कम 3-4 घंटे मेरे को लेके बैठ जाते थे पढ़ाने के लिए, क्योंकि उनको भी कोई विशेष इतना काम तो रहता नहीं था। और उन्होंने मुझे हिंदी और इंग्लिश, हिंदुस्तान टाइम्स आता था उस वक्त, और टाइम्स ऑफ इंडिया, 2 अखबार वहाँ पे आया करते थे, और तीसरा एक शेर पंजाब या ऐसे कुछ था, वो 3 अखबार वहाँ पे नियमित रूप से आते थे। तो उन्होंने मुझे इंग्लिश का अखबार पढ़ने में बिल्कुल पक्का कर दिया। दिन भर पढ़ा करके मुझे वो पहली लाइन से लेके आखिर तक, और इंग्लिश के अल्फ़ाबेट का नॉलेज और उनका पढ़ना, शब्दों का अर्थ वगैरह सभी उसने मेरे को सिखा दिया। यानी कि उस 2-3 साल में मैं अखबार पढ़ लेता था और उसका अर्थ भी बता लेता था। इसी तरह हिंदुस्तान टाइम्स का भी मैं अर्थ पढ़ लेता था और अच्छी तरह से अर्थ भी जान जाता था। गुरमुखी थोड़े दिन जब मैं गांव में रहता था तो वहाँ के स्कूल में मैं चला जाता था। रेगुलर नहीं गया वहाँ पे, लेकिन जब भी गर्मियों की छुट्टियों में 3-4 महीने के लिए जाता था तो वहाँ के गांव के स्कूल में मैं फिर वापस भर्ती हो जाता था, और वहाँ जाकर के गुरमुखी मैंने काफ़ी दिनों तक सीखे, गुरमुखी का लेख वगैरह सभी। और उस समय मुझे गुरमुखी अच्छी तरह से पढ़नी आ गई थी। और अब भी अगर जब भी मैं पंजाब में जाता हूँ तो मैं ये ऑब्ज़र्व करता हूँ कि 10-12 दिन बाद मैं सारी गुरमुखी पढ़ना शुरू कर देता हूँ, पढ़ना मुझे आ जाती है। क्यों
रिमेम्बरेंस हो जाती है, वो रिमोट रिमेम्बरेंस जो ब्रेन में है। लेकिन हाँ, अचानक वहाँ चला जाओ तो शायद मैं शब्दों को नहीं समझ पाता, पर धीरे धीरे मैं जोर दे करके फिर पंजाबी पढ़ने लगता हूँ। मेरे पिताजी ने मेरे को अपनी जो उर्दू थी, जो उनको बहुत प्रिय थी, वो उन्होंने सिखाना शुरू किया अल्फ़ बे पे। लेकिन उनको समय न मिलने के कारण, बड़े अत्यधिक व्यस्तता के कारण कि प्रैक्टिकली वो लोहारू का सारा ऑफिस वो स्वयं ही संभालते थे, और जब सीकर आ गए तो वहाँ भी वो सारा ही संभालते थे, तो वो मेरे को पूरा समय नहीं दे पाए, इसलिए मैं उर्दू पूरी नहीं सीख सका। लेकिन मैं बचपन में उसको पढ़ने लायक एक बार तो बन गया था। उसके बाद क्योंकि उसका कंटिन्यूशन नहीं हुआ, फर्दर अभ्यास नहीं हुआ, और मुझे इस बात का दुख है कि मैं उर्दू को पूरा नहीं सीख पाया, याद नहीं रख पाया। अब इन सब के बाद जब 50 के आसपास में ट्रांसफ़र उनका सीकर हो गया, तो पिताजी सीकर आ गए, और फिर सीकर में लोगों ने कहा भी आपका बच्चा बड़ा हो गया है, इसको स्कूल में भर्ती करवाइए। तो मेरे पास कोई रेगुलर स्कूल का सर्टिफिकेट तो था नहीं, गांव के स्कूल में जाता था, लेकिन कभी 4 महीने गया, कभी 3 महीने गया, फिर वापिस इधर आ गया, फिर ऐसे तो ऐसे कंटिन्यूशन कोई मेरा वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं था। तो टीचर्स ने फैसला किया कि इसका एग्ज़ाम लेंगे और उसके बाद इसकी कक्षा तय करेंगे। तो मेरा एग्ज़ाम लिया, और एग्ज़ाम में बाय द वे उन्होंने मेरे को हिंदुस्तान जो हिंदी वाला है वो पढ़ने को कहा, और अंग्रेजी का अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने को कहा, और मैथमेटिक्स के कुछ फॉर्मूले दिए। और मैथमेटिक्स में मास्टर था, क्योंकि वो जो हमारे जिन्होंने हिंदी इंग्लिश सिखाई थी वो पूरा हिसाब रखते थे, तो वो हिसाब रखते वक्त मेरे को भी सब गुना भाग सब सिखाते रहते थे, तो मुझे मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा आने लगे थे, अपनी उम्र से काफ़ी ज़्यादा आती थी। वो मेरी परफॉर्मेंस देख के उन्होंने सीधा मेरे को 6ठी क्लास में भर्ती कर लिया। ये स्कूल था बद्रीदास वेदावत जी का मिडिल स्कूल। तो इस तरह से मैं बद्रीदास वेदावत जी का मिडिल स्कूल में पहुंच गया। नेक्स्ट ईयर फिर मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र बीकानेर हो गया। तब तक मैं 7वीं में आ गया था। तो फिर 7वीं में मैं बीकानेर वापस पिताजी के साथ आया, पिताजी के साथ बीकानेर आया। ये 59 था, और मेरे को जो है मोहता मूलचंद सेकेंडरी हाई स्कूल था उस वक्त, जो मैट्रिक तक था, उसमें 7वीं क्लास में भर्ती कर दिया। इससे पहले एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा कि आज आपको ये लगता है कि ट्यूबरक्लोसिस 1947 में किसी व्यक्ति को हुई और वो जड़ मूल से समाप्त हो गई। ये कैसे संभव हुआ होगा, ये मेरे लिए भी आश्चर्य। मैं स्वयं डॉक्टर हूँ। पिताजी ने अपने दोनों एक्सरे लाहौर के और अमृतसर के दोनों अपने पास रखे हुए थे, और मेरी माता उनको संभाल के रखती रही। शायद डॉक्टरों ने कहा होगा कि कभी ज़रूरत पड़ सकती है, ये एक्सरे संभाल के रखना। और वो जब हम बीकानेर पहुँचे, और बीकानेर के बाद में मोहता मूलचंद स्कूल्स के बाद मैं मेडिकल कॉलेज में गया, और मेडिकल कॉलेज में जब मैं भर्ती हो गया तो सबसे पहले मैंने उस बक्से से उन एक्सरे प्लेट्स को ही निकाला। उस ज़माने में एक वो गोल गोल जिसमें तस्वीर वगैरह रखते हैं, उस तरह का गत्ते का बना करके होता था जिसमें एक्सरे रखा जाता था। एक्सरे कुछ थिक भी हुआ करते थे उस टाइम के, काफ़ी थिक होते थे, मजबूत होते थे। डॉक्टर शर्मा वहाँ पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे रेडियोलॉजी के, और एक दिन में वो दोनों एक्सरे ले करके उनके कमरे में खड़ा हो गया। और जब हमारी क्लास वगैरह ख़त्म हो गई, उसके बाद भी मैं एक कोने में खड़ा रहा। तो उन्होंने देखा ये लड़का क्यों खड़ा है, तो उन्होंने मेरे को पूछा कि भाई तुम्हें कुछ चाहिए। मैंने कहा हाँ। बोले क्या चाहिए? तो फिर मैंने ऐसा 5 मिनट समय लगेगा। तो बोले अच्छा ये पेशेंट्स मैं ख़त्म कर लूँ, फिर मैं अब तुम्हारी बात सुनूँगा। 15-20 मिनट में सारा उनका रश ख़त्म हो गया, और फिर उन्होंने कहा क्या? मैंने कैसे ऐसे मेरे पिताजी को 1947 में
पूरा उनको कहानी सुनाई कि हुई थी, ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोस हुई, टीबी दो जगह हुई, लाहौर में और अमृतसर में भी। तो वो एक्सरे मेरे पास है, मैं आपको एक्सरे दिखाना चाहता हूँ और वो बिल्कुल ठीक हो गए। और वो एक्सरे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जिससे मुझे ये पक्का हो कि वास्तव में ट्यूबरकुलोसिस उस ज़माने में उसका इलाज होता था कि नहीं होता था। उन्होंने दोनों एक्सरे देखे। पहला एक्सरे लाहौर से था जिसमें ट्यूबरकुलोसिस, एपिकल ट्यूबरकुलोसिस बहुत क्लियर दिख रही थी। बोले भाई ये तो पहला जो पुराना एक्सरे है इसमें तो एपिकल ट्यूबरकुलोसिस, बायलेटरल एपिकल ट्यूबरकुलोसिस आपके फादर साहब को है। दूसरा देखा तो उसमें हील हो चुकी थी। भाई दूसरे में भी है और वहीं पे है, और वो ट्यूबरकुलोसिस पूरी तरह से हील हो चुकी है। ये कैसे हुई? मैंने सब में यही जानने के लिए, जैसा मेरे को बताया गया है मेरे ग्रैंडफादर और मेरे पिताजी के मामा ने, वो यही मैंने कहा हमारे साथ ही, आप चाहें तो मैं उनको बुला सकता हूँ। इस तरह की कोई दवाई दी गई थी। बड़े आश्चर्यचकित हुए कि कैसे संभव हुआ। अरे बड़ी अच्छी ढंग से हील हुई है ये। तो मैंने कभी दोबारा, हो सकती है बोली ट्यूबरकुलोसिस के बारे में उस ज़माने में ऐसा ख्याल होता था कि कभी भी रीएक्टिवेट लाइफ में हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल इसमें बिल्कुल आपको कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप पिताजी को बुला के ले आए, एक एक्सरे उनका हम और कर लेते हैं जिससे पता चले कि वैसी ही है। खैर मैंने पिताजी को बुलाया, वो आए, उनका एक्सरे हुआ और उन्होंने बिल्कुल सर्टिफाई किया कि अब जो ट्यूबरकुलोसिस इनको है वो बिल्कुल हील्ड है और उनको किसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। खैर मेरे पिताजी उसके बाद में करीब 80 साल से ऊपर की उम्र तक जिए, लेकिन हाँ फाइनली डेथ से पहले उनकी वो ट्यूबरकुलोसिस जो है एक्टिवेट हो गई। क्योंकि हो करके हील हो चुकी थी तो कुछ लोगों ने, डॉक्टरों ने भी ध्यान नहीं दिया, किसी ने एक्सरे का सोचा नहीं। लेकिन फाइनली जब एक्सरे करवाया गया, मैं गया तो मुझे मालूम था, तो मैंने फिर उनको एक्सरे करवाया। मैंने कहा भाई इनका एक्सरे टेस्ट जरूर करवाइएगा, फीवर आ रहा है अगर इनको तो। और जब करवाया गया तो देखा गया उनकी वहीं एपिकल रीजन्स में बहुत साइट्स में ट्यूबरकुलोसिस वापस रीएक्टिवेट हुई थी। लेकिन इतने बरसों बाद रीएक्टिवेट होना कोई बहुत बड़ी, कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी। इसलिए डॉक्टर ने जो भी ट्रीटमेंट, आज का ट्रीटमेंट था, वो उनको शुरू किया। ये 97 की बात है, उनको शुरू किया गया, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। उस ट्यूबरकुलोसिस ने उनको मैक्सिमम जितना जैसा अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है, केयर हो सकती है, वो दी गई। लेकिन उस ट्यूबरकुलोसिस ने मॉडर्न ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं किया